A very good evening and welcome to all of you. Dear students, in today's class I am going to explain Talent Search Test Paper 56. So let's get started without killing your time. I'm going to start the explanation of the test paper 56 and question number 1 is on the screen and it is: she was filled with peculiar joie when she met when she met her lost husband आफ्टर अ गैप ऑफ 5 years. इसमें आपको एरर डिटेक्ट करना है और क्वेश्चन आपके सामने है सी वॉज फिल्ड विथ पेक्यूलियर ज्वा. अब यहाँ जो ज्वा शब्द है, एक तरह की खुशी, जो खुशी पिक्यूलियर है यानी यूजुअल नहीं है, स्ट्रेंज है, यानी एक तरह की, एक अलग तरह की खुशी, एक अलग तरह की खुशी, इसलिए अपिक्यूलियर ज्वा चाहिए सेंटेंस को करेक्ट करने के लिए और इस तरह से आंसर ए होगा. कभी कभी अनकाउंटेबल नाउन को भी हम काउंटेबल नाउन की तरह यूज कर देते हैं और ऐसी स्थिति में हम प्रायः देखते हैं कि उसके साथ एक एडजेक्टिव दिया रहता है. ज्वा अनकाउंटेबल नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, लेकिन यहां इसे काउंटेबल नाउन की तरह यूज किया जा रहा है. क्वेश्चन नंबर 2 भी कॉमन एरर से ही है. पढ़ें और आंसर दें आप सभी लोग. The little care could have prevented this terrible accident. The little और little ये तीनों एडजेक्टिव के अंतर्गत आपको पढ़ने होते हैं. एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी कहते हैं हम इन्हें. लिटिल ऑलमोस्ट नॉट के अर्थ में यूज किया जाता है और लिटिल मीन्स कम एंड द लिटिल मीन्स ऑल दैट इज. अब यहां देखना है कि सेंस किसका है, ऑलमोस्ट नॉट का कि सम का कि ऑल दैट इज का. तो यहां पर है केयर कुड हैव प्रिवेंटेड दिस टेरिबल एक्सीडेंट. इस भयावह दुर्घटना को थोड़ी सी सावधानी टाल चुकी होती या टाल सकती थी. तो स्पष्ट हो रहा है कि द की जरूरत नहीं है, अ लिटिल यानी थोड़ी सी सावधानी, थोड़ा सा ध्यान, इसलिए आंसर 2 का ए होगा. क्वेश्चन नंबर 3. क्वेश्चन नंबर 3 एंड 4 में फिलर्स है, डबल ब्लैंक है, दोनों के लिए ऑप्शन आपको दिखाई पड़ रहे हैं. क्वेश्चन है आई शैल डैश हिम इफ ही डैश टू मी फॉर हिज मिसकंडक्ट. यदि वह अपने पद आचरण के लिए मुझसे डैश करता है तो मैं उसे डैश कर दूंगा. तो आई शैल पार्डन हिम, कमिट यहां सूट नहीं करेगा. आई शैल फॉरगिव हिम इफ ही अपोलोजाइजेस टू मी फॉर हिज मिसकंडक्ट. उसने जो मिसकंडक्ट मेरे साथ किया है इसके लिए यदि वह मुझसे क्षमा मांगे तो मैं उसे क्षमा कर दूंगा. अपोलोजाइज क्षमा याचना करना और फॉरगिव क्षमा कर देना. तो आंसर 3 का बी होगा. रेप्रिमांड मीन्स डांटना होता है, फटकारना होता है और कमांड मीन्स होता है आदेश देना. फिर है पनिश सजा देना और अब्यूज गाली देना. आंसर 3 का बी होगा. क्वेश्चन नंबर 4 आपके सामने. इन डैश ऑफ इंटरनेशनल मैटर्स there is always an element of risk in dash one might do. In dash of international matters आपके पास 4 ऑप्शन है, जल्दी से सभी लोग कमेंट कर दें आंसर होगा क्या. इन डैश ऑफ इंटरनेशनल मैटर्स there is always an element of risk in dash one might do. In dash of, in view of, in many of इंटरनेशनल मैटर्स ऐसे लिखा नहीं जाता है. इन डिफेंस, इन केस, आंसर डी बेस्ट है. इन केस ऑफ इंटरनेशनल मैटर्स अंतरराष्ट्रीय मुद्दों के संदर्भ में देयर इज ऑलवेज एन एलिमेंट ऑफ रिस्क, हमेशा ही एक रिस्क का तत्व बना रहता है. इन वट एवर वन माइट डू, चाहे हम कुछ भी करें उसमें कहीं ना कहीं एक रिस्क फैक्टर रहता है. तो आंसर 4 का डी, जो ऑप्शंस हैं उनमें डी बेस्ट है. क्वेश्चन नंबर 5 शब्द है बॉच. इसके लिए आपके पास 4 ऑप्शंस हैं.
आपको सिमिलर इन मीनिंग चूज करना है, यानी आप सिनोनिम बताएं। शब्द आपके सामने है 5 का। ऑप्शन ए में इंप्रूव है, बी में इनहैंस है, सी में मैंगल एंड डी रेक्टिफाई। बहुत सारे लोगों के लिए बिल्कुल नया शब्द यह हो सकता है। जल्दी से कमेंट करेंगे आप सभी लोग। ए इंप्रूव, बी इनहैंस, सी मैंगल एंड डी रेक्टिफाई। Botch means to do something badly, to make a mess of something, बिगाड़ देना या लापरवाही से काम करना, इस तरीके से काम करना कि काम बिगड़ जाए, विकृति आ जाए काम के अंदर। इम्प्रूव मीन्स होता है सुधरना या सुधारना। इनहैंस मीन्स होता है बेहतर दिखने के लिए किसी वस्तु में आवश्यक बदलाव लाना। इनहैंस का दूसरा प्रयोग आपको बताऊं, स्टैंडर्ड को उठाने के लिए भी हम इनहैंस का प्रयोग करते हैं। मैंगल मीन्स होता है किसी वस्तु को छत विछत कर देना। रेक्टिफाई मीन्स होता है शुद्ध करना, अशुद्धि को दूर करके किसी चीज को शुद्ध कर देना रेक्टिफाई कहलाता है। तो 5 का आंसर सी होगा, क्योंकि हमें सिनोनिम बताना है। क्वेश्चन नंबर 6 आपके सामने शब्द है फरूश। इसका उच्चारण होता है फरूश, फरूश। ए सलन, बी सोसिएबल, सी बोल्ड एंड डी कम्युनिकेटिव। शब्द सामने आपके फरूश। इसका आप सिमिलर वर्ड सेलेक्ट करें। ए सलन, बी सोसिएबल, सी बोल्ड एंड डी कम्युनिकेटिव। आंसर देना है आपको, जल्दी से कमेंट करें, फटाफट कमेंट करें आप लोग। फरूश शब्द के लिए 4 ऑप्शन। बोलचाल में हम लोग खरूश कहते हैं, खरूश। बड़ा खरूश आदमी है, हम लोग बोलचाल में कहते हैं, उसे ये मैच करता है। अनामटपोइया जैसा फीलिंग है इसके अंदर। बदमिजाज, जो थोड़ा चिढ़ा टाइप का रहता हो, हंसे ही नहीं, खींचा खींचा सा रहता हो, उसे हम फरूश कहते हैं। सालन इसका सिनोनिम होता है। सोसिएबल वह है जो घुल मिल कर रहता है, यानी एमिएबल है, जिसके अंदर सोसाइटी में लोगों से घुलने मिलने की क्वालिटी है, वह सोसिएबल होता है। बोल्ड साहसी होता है, और कम्युनिकेटिव जो संवादशील है, जो संवाद करता है, वो कम्युनिकेटिव है। क्वेश्चन नंबर 7 का भी आपको सिनोनिम ही बताना है। शब्द है सकम्स्पेक्शन। सकम्स्पेक्शन के लिए 4 ऑप्शन है। इनकॉशन, रेकलेसनेस, सर्कमस्टेंसेस एंड कॉशन। सिनोनिम बताएंगे आप। circumspection के लिए 4 ऑप्शन। इन कॉशन, रेकलेसनेस, circumstances एंड कॉशन। circumspection मीन्स होता है एहतियात, किसी चीज के बारे में पहले ही सावधान हो जाने की क्वालिटी circumspection कहलाती है। क्वालिटी ऑफ बीइंग वेरी एंड अनविलिंग टू टेक रिस्क, यानी हम जहां रिस्क लगे वहां से पीछे हट जाएं, ऐसी क्वालिटी हमारे अंदर है, तो हम कहेंगे कि हमारे अंदर सकम्स्पेक्शन है। यानी हम पहले ही किसी चीज में हाथ डालने से पहले उसके बारे में सारी इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर लेते हैं, देख लेते हैं कि हाँ ये मेरे लिए सेफ है। ए इन कॉशन, कॉशन का अपोजिट वर्ड होता है इन कॉशन। कॉशन मीन्स होता है सावधानी, कॉशन मीन्स होता है एहतियात। रेकलेसनेस मीन्स दुस्साहस, रेकलेसनेस मीन्स उतावलापन भी आप कह सकते हैं, असावधानी भी आप कह सकते हैं। सर्कमस्टेंसेज परिस्थितियां, हालात, कॉशस, कॉशन यानी एहतियात या सावधानी। तो आंसर 7 का डी होगा। क्वेश्चन नंबर 8, 9 एंड 10 में आपको एंटोनिम सेलेक्ट करना है, अपोजिट इन मीनिंग, यानी आप सेलेक्ट करेंगे एंटोनिम। शब्द है कॉन्डेंसेशन, ए एक्सटेंशन, बी सब्ट्रैक्शन, सी डिलीशन एंड डी डिम्यूनिशन। आंसर दिया जाए। क्वेश्चन नंबर 8 आपके सामने है, जल्दी से आप लोग आंसर दे दें। क्वेश्चन नंबर 8 शब्द है कॉन्डेंसेशन, ए एक्सटेंशन, बी सब्ट्रैक्शन, सी डिलीशन एंड डी डिमिन्यूशन। कॉन्डेंशन आप केमिस्ट्री के अंतर्गत पढ़ते होंगे, संघनन कहते हैं इसे हिंदी में। सब्ट्रैक्शन, एक्सटेंशन मीन्स विस्तार होता है, सब्ट्रैक्शन घटाव, डिलीशन अप मार्जिन, डिलीट करने का काम, डिम्यूनिशन यानी अवनति। तो कॉन्डेंसेशन में संघनन होता है।
और एक्सटेंशन में उसका विस्तार हो जाता है, यानी एंटोनिम देना है तो हम 8 का ए सेलेक्ट करेंगे, बाकी सभी इससे मैच कर रहे हैं मीनिंग में। नेक्स्ट वर्ड है स्टीड फास्ट। ए कैप्रिसस, बी स्कैटर्ड, सी सेटिस्फाइड एंड डी इंस्योर्ड। आप एंटोनिम बताएंगे स्टीड फास्ट का। ऑप्शन नंबर ए में है कैप्रिसस, बी स्कैटर्ड, सी सेटिस्फाइड एंड डी इंस्योर्ड। स्टीड फास्ट एडजेक्टिव का काम करता है। यह शब्द स्थिर, अडिग और अटल के अर्थ में यूज होता है, यानी जो अपने निर्णय से पीछे न हटे, जो जुबान दे दे उस पर डटा रहे, जो कहे उस पर अडिग रहे, उसके लिए स्टीड फास्ट का पॉजिटिव सेंस में यह शब्द यूज होता है। कैप्रिसस मीन सनकी या झक्की, यानी वह व्यक्ति जिसका स्टेटमेंट बदलता रहे उसे हम कैप्रिसस कहते हैं। जो कभी कुछ कहे और कभी कुछ कहे वह कैप्रिसस कहलाता है। बी में स्कैटर्ड यानी बिखरा हुआ, यानी डिस्पर्स्ड। स्कैटर्ड का सिनोनिम होगा डिस्पर्स्ड यानी बिखरा हुआ। सी सेटिस्फाइड संतुष्ट है। इंश्योर्ड बीमित यानी जो बीमा करा चुका है। तो स्टीड फास्ट का एंटोनिम देना है, इसलिए हम कैप्रिसस सेलेक्ट करेंगे। मैंने कहा आपको स्टीड फास्ट उसके लिए यूज करते हैं जो अपनी बातों पर अडिग रहे, हमेशा एक ही तरह का स्टेटमेंट दे। और कैप्रिसस वह होता है जिसका स्टेटमेंट सर्कमस्टांसेस से प्रभावित हो जाए, बदल जाए। तो आंसर 9 का ये होगा। क्वेश्चन नंबर 10 आपके सामने। शब्द है बैरक। बैरक। ऑप्शन नंबर ए डायरेक्ट, बी स्ट्रेट, सी प्लेन एंड डी स्ट्रॉन्ग। बैरक के लिए ए डायरेक्ट, बी स्ट्रेट, सी प्लेन एंड डी स्ट्रॉन्ग। आंसर देंगे आप सभी लोग। आपको मालूम है कि प्रत्येक संडे को एपेक्स इंस्टीट्यूट छपरा ऐप पर ऑनलाइन टेस्ट, फ्री टेस्ट कंडक्ट किया जाता है, जिसे मैं शाम में लाइव आकर के एक्सप्लेन कर देता हूं। आप लोग हमेशा टेस्ट दें, और जो लोग टेस्ट दे रहे हैं वो लिंक को शेयर बहुत सारे लोगों में जरूर करें, जिससे बहुत सारे लोगों तक यह सुविधा पहुंच सके। शब्द है बैरक। भवन निर्माण कला जिसमें अति अलंकार की शैली दर्शाई गई हो, यानी जो काफी अलंकृत हो, डेकोरेटेड हो, हाईली डेकोरेटेड को हम बैरक कहते हैं। हमें इसका एंटोनिम बताना है, तो जो अति अलंकृत है, जो हाईली ऑर्नेट है, हाईली डेकोरेटेड है, वह बैरक कहलाता है। तो इसके लिए एंटोनिम क्या होगा? सरल, साधा, सिंपल। तो सिंपल नहीं है लेकिन प्लेन है, तो 10 का सी सेलेक्ट करेंगे। डायरेक्ट, प्रत्यक्ष, प्रत्यक्ष ये यहाँ कहां से आ गया? सीधा, स्ट्रेट के लिए यूज होता है। और स्ट्रॉन्ग मीन्स होता है मजबूत। तो 10 का आंसर सी होगा। ये यहाँ मिस्टेक है। 10 का आंसर सी होगा। क्वेश्चन नंबर 11 में ईडीएम है। 11 और 12 में आपको इसका मीनिंग सेलेक्ट करना है, और ईडीएम है टू कॉल इट अ डे। टू कॉल इट अ डे का आप मीनिंग बताएं। ऑप्शन नंबर ए में है टू कंक्लूड प्रोसीडिंग्स, बी टू इनिशिएट प्रोसीडिंग्स, सी टू वर्क थ्रू द डे एंड डी नन ऑफ दिस। टू कॉल इट, अच्छा इसका एक्सप्लेनेशन इसमें नहीं है, मैं बताता हूं। टू कॉल इट अ डे मीन्स होता है काम को रोकने का निर्णय लेना। टू डिसाइड टू स्टॉप द वर्क दैट इज कंटिन्यूड। काम को रोकने का निश्चय करना या निर्णय लेना कहलाता है टू कॉल इट अ डे। तो टू कंक्लूड प्रोसीडिंग्स होगा। प्रोसीडिंग्स यानी जो काम जारी है, कंक्लूड कर देना यानी उपसंहार करना, काम का निष्कर्ष निकाल देना यानी उसे रोक देना। तो 11 का आंसर ए होगा। क्वेश्चन नंबर 12 आपके सामने है। गोपी वॉक्स बाई फीट्स एंड स्टार्ट्स। आपको बाई फीट्स एंड स्टार्ट्स का मीनिंग बताना है। ए में कॉन्सिस्टेंटली, बी में इरेग्युलरली, सी इन हाई स्पिरिट्स एंड डी एंथुजियास्टिकली। बाई फिट्स एंड स्टार्ट्स का मीनिंग बताएं। ए कॉन्सिस्टेंटली, बी इरेग्युलरली, सी इन हाई स्पिरिट्स एंड डी एंथुजियास्टिकली। बाई फिट्स एंड स्टार्ट्स मीन्स होता है अनियमित रूप से, अनियमित रूप से, यानी आंसर होगा इरेग्युलरली। इरेग्युलरली यानी 12 का आंसर बी होगा। क्वेश्चन नंबर 13 एंड 14 में ब्रैकेटेड पार्ट को आपको इंप्रूव करना है। जो पार्ट ब्रैकेटेड है उसे इंप्रूव करना है। एज पर माई इंस्ट्रक्शंस ही सेंट ए वर्ड, सेंट ए वर्ड को ही इंप्रूव करना है। टू मी
इन्फॉर्मिंग मी ऑफ द सिक मैन्स कंडीशन एज पर माई इंस्ट्रक्शंस, मेरे निर्देशों के अनुसार, एज पर मीन्स अकॉर्डिंग टू, एज पर माई इंस्ट्रक्शंस ही सेंट ए वर्ड टू मी। सेंट ए वर्ड नहीं लिखते हैं, जब सेंड वर्ड एक साथ यूज करते हैं इसे फ्रेजल माना जाता है, जैसे है वैसे ही रहने दें, इसमें कोई बदलाव आप न करें। वर्ड शब्द के रूप में यूज करेंगे तो ए वर्ड आप लिख सकते हैं, वर्ड्स लिख सकते हैं। सेंड वर्ड का दो अर्थ होता है, एक वचन देना, दूसरा संवाद भेजना, बात बताना। तो इन अर्थों में हम प्लुरल नहीं बनाते हैं, शब्द के अर्थ में प्लुरल बनाते हैं, इसलिए सेंट वर्ड होगा। आप याद करें, सेंड वर्ड एक साथ दिया गया हो तो प्लुरल नहीं बनाएंगे। 13 का आंसर ए होगा। क्वेश्चन नंबर 14 आपके सामने। 14 में है, इट इज टाइम टू immediately put the work in hand. It is time to immediately put the work in hand. A. To put the work immediately in hand. To put the work in hand immediately. Immediately to put the work in hand. और D में है no improvement. Better कौन होगा? To put the work in hand immediately. Immediately का जो पोजीशन होना चाहिए वो टू पुट द वर्क इन हैंड के बाद होना चाहिए, और यहाँ पे बी में यह ऑप्शन है, इसलिए हम 14 का बी सेलेक्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 15 और 16 में वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है 15 और 16 में। क्वेश्चन नंबर 15 है, अ लिस्ट ऑफ एक्सप्लेनेशन ऑफ वर्ड्स स्पेशली अनयूजुअल वंस एट द एंड ऑफ ए बुक। किताब के लास्ट में, किताब के अंत में शब्दों का विवरण, शब्दों की व्याख्या, खास तौर पर उनकी जो अनयूजुअल प्रतीत होते हैं, क्या कहेंगे? अपेंडिक्स है, इंडेक्स है, ग्लोसरी है और बिब्लियोग्राफी है। बिब्लियोग्राफी, ग्लोसरी, इंडेक्स और अपेंडिक्स। आप जब चैप्टर्स पढ़ते हैं, यहाँ तो एंड ऑफ ए बुक लिख दिया गया है, हम एंड ऑफ ए चैप्टर भी कह सकते हैं। एंड ऑफ ए चैप्टर, आइए मीनिंग देखते हैं इसका। अपेंडिक्स मीन्स होता है परिशिष्ट, जो बाद में कुछ ऐड किया जाता है, इसे आप एडेंडम भी कह सकते हैं, एडेंडम, जिसका प्लूरल एडेंडा होता है। इंडेक्स मीन्स अनुक्रमणिका, इंडेक्स सूची होता है, इंडेक्स सूचकांक भी होता है। ग्लोसरी मीन्स होता है शब्दों का की व्याख्या, वह सूची जिसमें शब्दों की व्याख्या की गई हो। बिब्लियोग्राफी ग्रंथ सूची या पुस्तक रचना। तो आंसर 15 का सी होगा। क्वेश्चन नंबर 16 आपके सामने, अ मैन विथ प्रिजुडिस्ड व्यूज अगेंस्ट रिलीजन, वह व्यक्ति जिसमें जो धर्म में पूर्वाग्रह से ग्रसित हो, उसे क्या कहते हैं? अ मैन विथ प्रिजुडिस्ड व्यूज अगेंस्ट रिलीजन, ऑर्थोडॉक्स, बिगॉट, फैनेटिक एंड प्रोफेन। ऑर्थोडॉक्स, पुरानी परंपरा पर चलने वाला व्यक्ति, जो अपने आप में बदलाव न लाए, नई चीजें आ गई लेकिन वह पुराने सिद्धांत, पुराने धर्रे पर ही चल रहा है, वह व्यक्ति ऑर्थोडॉक्स कहलाता है। जो जल्दी बदलाव को एक्सेप्ट ना करे उसे ऑर्थोडॉक्स कहते हैं। बिगॉट वह व्यक्ति होता है जो काफी ज्यादा स्ट्रांग ओपिनियन रखता है, जिसकी ओपिनियन सामान्य लोगों के ओपिनियन से भिन्न हो जाती है, अपने काफी स्ट्रांग स्ट्रेंथ को हमेशा व्यक्त करता है। फेनेटिक जो धर्म में अंधा हो उसे कहते हैं। तो बेस्ट आंसर फेनेटिक होगा, लेकिन ऐसे क्वेश्चन में यदि फेनेटिक ऑप्शन में न दिया गया हो तो लोग बिगॉट भी दे देते हैं, बट बेस्ट वन इज फेनेटिक। एंड प्रोफेन मीन्स होता है अपवित्र। अपवित्र इंग्लिश मीनिंग दिया है, शोइंग अ लैक ऑफ रिस्पेक्ट फॉर सैक्रेड होली थिंग्स। पवित्र चीजों के प्रति लैक ऑफ रिस्पेक्ट होना, ये प्रोफेन की क्वालिटी है। क्वेश्चन नंबर 17 और 18। 17 में है, इन द फॉलोइंग क्वेश्चंस फोर वर्ड्स आर गिवन आउट ऑफ विच वन वर्ड इज करेक्टली स्पेल्ड। इन चार में एक ही है जो करेक्टली स्पेल्ड है, जिसकी स्पेलिंग सही है। आप कमेंट करके बताएं क्या आंसर होगा।
डेलिक्वेसेंट, डेलिक्वीज वर्ब से बनता है यह डेलिक्वेसेंट। इसके पहले सेट में डेलिक्वीज दिया गया था, इस बार डेलिक्वेसेंट दिया गया है। ये आंसर सी होगा। इसका मीनिंग होता है बिकमिंग लिक्विड। बिकमिंग लिक्विड इसका मीनिंग होता है, बाकी तीन गलत हैं। क्वेश्चन नंबर 18 में, इसमें भी वन वर्ड ही करेक्टली स्पेल्ड है, तीन की स्पेलिंग गलत है, एक ही सही है, आप सेलेक्ट करें। शब्द है एफ्लोरेसेंस। चार अलग अलग तरीके से लिखा गया है, कोई एक ही सही है। कमेंट करें क्या आंसर होगा। आंसर डी होगा, एफ्लोरेसेंस। इसका अर्थ होता है द स्टेज ऑफ बीइंग मोस्ट डिवेलप्ड। सबसे अधिक विकसित होने की अवस्था, हिंदी मीनिंग प्रस्फुटन। अब साइंस में फ्लोरेजेंस का मीनिंग अलग होता है, कुछ केमिस्ट्री में नमक इत्यादि से उसका कुछ मीनिंग अलग है, लेकिन लिटरेचर का मीनिंग यही है जो मैंने लिखा 18। अब आपके सामने क्वेश्चन नंबर 19 है, आपको अरेंज करना है। PQRS दिए गए हैं 1 और 6 का जो पार्ट दिया गया है वो फिक्स्ड है, और बाकी को आपको अरेंज करना है। जल्दी से अरेंज कर लें। 19 और 20 सेंटेंस अरेंजमेंट है, आप जल्दी से अरेंज करेंगे। क्वेश्चन नंबर 19 एंड 20 आपके सामने। 19 और 20 में अरेंजमेंट है, जल्दी करें। द मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर पावर लेइंग एम्फेसिस इन कॉन्वर्सेशन हैज रिटन ऑन ब्रिंगिंग। अब आप एक चीज जानते होंगे, टू ले एम्फेसिस ऑन, टू ले एम्फेसिस ऑन यानी किसी चीज पर जोर डालना, किसी चीज को फोकस में लाना। टू ले एम्फेसिस ऑन, फोकस करना किसी चीज को, यानी यह तो एक हेल्प है, एक संकेत है कि पी के ठीक बाद, पी के ठीक बाद हमें एस को रखना है। और पहला पार्ट फिक्स ही है, द मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर पावर, यानी यह पार्ट सब्जेक्ट है। तो जब यह पार्ट सब्जेक्ट है तो हमें वर्ब से शुरू करना है। वर्ब कहाँ है तो आर में, यानी हम आर से शुरू करेंगे। साथ में हम एक पेयर देख रहे हैं पी के साथ एस का, पी के साथ एस का पेयर, और शुरू करना है आर से, यानी आंसर कौन होगा बी, द मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर पावर। इससे सेंस मिल रहा था कि ये सब्जेक्ट का काम कर ले रहा है। हमें क्या चाहिए तो वर्ब चाहिए। वर्ब हमें आर में दिख रहा है, हैज रिटन टू हिज काउंटर पार्ट्स इन स्टेट गवर्नमेंट्स। उन्होंने अपने काउंटर पार्ट्स को, समान पद वालों को जो स्टेट गवर्नमेंट से हैं, को लिखा है। क्या लिखा है, क्या करते हुए, तो लेइंग एम्फेसिस ऑन ब्रिंगिंग अबाउट इंप्रूवमेंट। इंप्रूवमेंट लाना कहाँ है, ऑन ब्रिंगिंग अबाउट इंप्रूवमेंट कहाँ, इन कंजर्वेशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इन इंडस्ट्रीज बाय इंट्रोडक्शन ऑफ एनर्जी एफिशिएंट इक्विपमेंट। तो आंसर 19 का भी होगा। क्वेश्चन नंबर 20 आपके सामने, आप इसका जल्दी से आंसर बताएं। 20 को आप अरेंज करें। जो लोग टेस्ट दिए हैं उन्हें तो बड़ी आसानी से, वे तो बड़ी आसानी से कर लेंगे, जो टेस्ट नहीं दिए हैं उनको थोड़ा समय लगता है, इसलिए मैं रुका हुआ हूं। जल्दी से कमेंट करें और टेस्ट जरूर दें, हर संडे को टेस्ट दें आप लोग। As the situation has changed since we last discussed this matter, it was best to contact you, it appeared to me, without losing time. ये तो कंफर्म है कि it appeared to me, मुझे ऐसा लगा कि बेहतर होगा आपसे कांटेक्ट करें बिना समय लूज किए, यानी एक साथ होना चाहिए आर क्यू। इट वॉज बेस्ट टू कांटेक्ट यू विदाउट लूजिंग टाइम। आर क्यू एस जिस पेयर में एक साथ हो वही आंसर होगा, वही आंसर होगा। तो आंसर क्या हो जाएगा बी। आज द सिचुएशन है चेंज, चूंकि स्थिति बदली है। सिंस वी लास्ट डिस्कस दिस मैटर, जब हम लोग अंतिम बार इस मैटर को डिस्कस किए थे तब से स्थिति बदली हुई है। तो मुझे ऐसा लगा, इट अपियर्ड टू मी, मुझे ऐसा लगा, इट वॉज बेस्ट टू कंटेक्ट यू विदाउट लूजिंग टाइम, बिना समय गंवाए बेहतर होगा आपसे कांटेक्ट कर लेना। तो 20 का आंसर बी होगा। क्वेश्चन नंबर 21 to 25 क्लोज टेस्ट है।
21 to 25 क्लोज टेस्ट है। With COVID-19 cases going down in Delhi, many hospitals have DAS, shifting their focus to other facilities for the treatment of non-COVID patients. भाई जब कोविड-19 का दौर चल रहा था तो बाकी रोगियों के ऊपर कोई ध्यान नहीं था हॉस्पिटल्स का, डॉक्टर्स का और मैनेजमेंट का। लेकिन जब उनकी संख्या में गिरावट आई, कोविड-19 के केसेस कम हुए, तब इनका फोकस शिफ्ट करने लगा अन्य पेशेंट्स की तरफ जो नॉन कोविड पेशेंट्स थे। तो क्या फील करें 21 में, विद कोविड-19 केसेस गोइंग डाउन इन दिल्ली, मैनी हॉस्पिटल्स हैव डैश शिफ्टिंग देयर फोकस। अब इन लोगों ने अपने फोकस को शिफ्ट करना शुरू किया। बीच में तो एकदम रुका हुआ था, बाकी रोगी एकदम मर रहे थे ऐसे ही, तो इन्होंने शुरू किया। क्योंकि बात हम ये जो कर रहे हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज देख रहे हैं, हैव के बाद भीतर ही चाहिए, तो ये तो बच्चे भी बना लेने वाले हैं कि स्टार्टेड ही होगा। स्टार्ट, स्टार्ट, स्टार्टिंग तो सोचना भी नहीं है। और स्टार्ट के साथ हमेशा जेरंड लगता है, तो एक रूल भी आपको याद करना चाहिए। एट अ टाइम व्हेन डैश प्रेशर ऑफ नॉन कोविड पेशेंट्स continues to increase, the municipal corporation dash hospitals to retain backup health workers for 100 beds and move the remaining dash to other units. At a time when dash pressure of noun के बाद ऑफ है, तो ऐसी स्थिति में हम क्या डिटर्मिनर सेलेक्ट करें? जब भी किसी नाउन के बाद ऑफ हो और आपको डिटर्मिनर सेलेक्ट करना हो, ऑप्शन में द जरूर देखें। है तो वही आंसर होगा, यहाँ है द प्रेशर ऑफ नॉन कोविड पेशेंट्स कंटिन्यूज टू इंक्रीज। नॉन कोविड पेशेंट्स का प्रेशर बढ़ना शुरू होता है। तब म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन क्या करती है? द म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन डैश हॉस्पिटल्स टू रिटेन बैकअप। म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ने, सब्जेक्ट म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन है, एडवाइजिंग दे नहीं सकते, हैव एडवाइज्ड दे नहीं सकते, हैज के साथ एडवाइज लगेगा नहीं, तो आंसर ए होगा। कितना हल्का है यह। हैज एडवाइज्ड हॉस्पिटल्स टू रिटेन बैकअप हेल्थ वर्कर्स फॉर 100 बेड्स। 100 बेड के लिए हेल्थ वर्कर्स के बैकअप की सलाह म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ने दी है। एंड मूव द रिमेनिंग डैश टू अदर यूनिट्स एंड मूव द रिमेनिंग मेंबर्स, रिमेनिंग पेशेंट्स, रिमेनिंग स्टाफ। अब यहाँ म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन पेशेंट को मूव कराने की बात नहीं कर रही है, स्टाफ जो कोविड-19 के ट्रीटमेंट में लगे हुए हैं उनको मूव कराना है नॉन कोविड पेशेंट्स की तरफ। इसलिए बेहतर आंसर स्टाफ होगा। 24 का आंसर सी होगा, टू अदर यूनिट्स। दिस मूव इज एक्सपेक्टेड टू ब्रिंग रिलीफ टू मेनी पेशेंट्स। इस मूव से बहुत सारे पेशेंट्स को रिलीफ मिलने वाली है। सफरिंग फ्रॉम अदर डिजीजेज, जो अन्य बीमारियों से पीड़ित हैं, डैश कैंसर, हार्ट और किडनी डिजीजेज। जैसे, जैसे का सेंस बन रहा है, जैसे अन्य बीमारियां, जैसे, तो ये दोनों तो होंगे ही नहीं। सच एज कैंसर, हार्ट और किडनी डिजीज विच नीड अर्जेंट सर्विसेज। और इन बीमारियों में आवश्यकता होती है अर्जेंट सर्विसेज की। तो टैलेंट सर्च टेस्ट 56 का एक्सप्लेनेशन कंप्लीट हुआ। फिर से कहूंगा, आप वीडियो को शेयर जरूर करें और टेस्ट के लिंक को भी शेयर करें। जो लोग ऐप डाउनलोड कर लिए हैं, टेस्ट दे रहे हैं, वे अपने दोस्तों में टेस्ट के लिंक को शेयर करें। इससे उन तक भी ये मैसेज पहुंचेगा कि ये फ्री टेस्ट वो भी दे पाएंगे। तो थैंक यू सो मच टू ईच वन ऑफ यू। मिलते हैं फिर अगले क्लास में, तब तक के लिए गुड नाइट।